चलिए बच्चों, तो आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बेटा बोला है कि इनमें से कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है ना, साइक्लोपेंटेन के बारे में बात किया हुआ है। तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव उसको कैसे चेक करें। तो हम देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक्चुअल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों चेक करना होता है, पर नीट वाले बच्चों को ओनली प्लेन ऑफ सिमेट्री से भी आंसर आ जाता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम चेक करते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें एब्सेंट होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें प्रेजेंट होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चलिए मुझे बताएंगे कि किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। चलिए तो एक एक करके देखते हैं बेटा किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेटा कि ये जो कार्बन है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 अगर हम लोग कार्बन अगर देखें, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? क्या इस कार्बन में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? OH ऊपर है, H नीचे है, OH नीचे है, H ऊपर है। अगर इस प्लेन में काटना चाहें तो यहां पर बेटा ये OH H, ये OH H तो कट जाएंगे, पर आप देख पा रहे हैं ये कार्बन और इधर 2 कार्बन है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा। मतलब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकता है कि अगेन ना ये प्लेन है ना ये, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है। इसमें अगर हम लोग बात करें यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है, पर यहां पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। एकमात्र ऑप्शन यही आपको नजर आ रहा है कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है बेटा आपको मिल रहा है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी सारे जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर मेसोफॉर्म्स। चलिए मेसोफॉर्म्स हम लोग कैसे देखते हैं बेटा, तो मेसोफॉर्म्स के लिए कम से कम 2 कार्बन का क्या होना चाहिए, कायरल होना जरूरी है, और उसके अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो कम से कम 2 कार्बन हो जिसके अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तो वो कंपाउंड क्या होगा, मेसो कंपाउंड होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे बेटा कि ये एक कायरल कार्बन है और ये भी एक कायरल कार्बन, 2 यहाँ पे कायरल कार्बन दिख रहे हैं। लेकिन क्या इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है? क्या नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर नहीं मिल रहा, क्योंकि इधर मिथाइल और इधर इथाइल है। मतलब ये मीजो कंपाउंड नहीं है, नॉट मीजो। मुझे बताओ बेटा क्या इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है क्या? तो बेटा यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, मतलब अगेन ये मीजो नहीं है। पर मुझे बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है? राइट, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। 2 कायरल कार्बन बेटा, ये और ये 2 कायरल कार्बन है और इसके अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ऑप्शन नंबर जो ये इसमें जो 3 है वो आप में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और 2 कायरल कार्बन है, इसलिए ये कंपाउंड मीजो है। मतलब यहां पर ओनली जो थर्ड है ऑप्शन नंबर बी, यही एक मीजो है और इनमें से कोई मीजो नहीं है। अगले सवाल में चलते हैं, द सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू प्योर इनेंशियोमर्स इज टर्म्ड। बेटा इनेंशियोमर्स को अलग करने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? तो आप लोगों ने याद किया हुआ ऑप्टिकल रिजोल्यूशन जो है ये केमिकल टेक्निक है जिससे हम किसी इनेंशियोमर्स को अलग कर पाते हैं। हम रिजोल्यूशन की मदद से क्या करते हैं बेटा, इनेंशियोमर्स को डायस्टेरियोमर्स में कन्वर्ट करते हैं, और डायस्टेरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो अब डायस्टेरियोमर्स उसको बनाकर कन्वर्ट करके हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये पूरी टेक्निक जो है ना वो रिजोल्यूशन कहलाती है। तो रिजोल्यूशन जो है, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नंबर सी है। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इनेंशियोमर्स को हम सेपरेट कर पाते हैं। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। बेटा जीरो डाइपोल मोमेंट मतलब क्या बोल रहे हैं, नॉन पोलर। जीरो डाइपोल मोमेंट का मतलब यहां पर क्या है, नॉन पोलर है। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है? आप देख पा रहे हैं पोलरिटी जो होती है, डाइपोल मोमेंट हम कैसे देखते हैं बेटा, जब 2 अपोजिट चार्ज शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे गए होते हैं तो उसको डाइपोल कहते हैं, और इसमें एक डायरेक्शन होता है बेटा, फोर्स होता है जो लेस ईएन से मोर ईएन होता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये कार्बन है, ये लेस ईएन से मोर ईएन इधर होगा बेटा, यहाँ पर लेस ईएन से मोर ईएन। तो बेटा ओवरऑल कोई ना कोई एक डायरेक्शन आपको नेट रिजल्टेंट बीच में मिलेगा। यहाँ पर बेटा ये sp2 कार्बन, ये क्लोरीन है, अगेन इसका डायरेक्शन इधर, ये नेट रिजल्टेंट कोई ना कोई मिलेगा, मतलब ये भी पोलर है। यहाँ पर अगर हम देखें बेटा तो ये 3 कार्बन का प्लेन है और सारे क्लोरीन बाहर की तरफ है, मतलब नेट रिजल्टेंट बाहर की तरफ कहीं ना कहीं होगा। पर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आप देख पा रहे हैं ये क्लोरीन अबव द प्लेन है, ये क्लोरीन बिलो द प्लेन है। तो अगर इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा तो इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, और ये बिल्कुल इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0 है। आई एम सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस बेटा, ये जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों सेम है।
तो इवन तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, जो फोर्स जो लग रहा होगा, जो डायरेक्शन जो लग रहा होगा, वो भी एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसल आउट कर जाएंगे, और ये हो जाएगा नॉन ब्लर, मतलब यही है जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट जो रखेगा वो ये रखेगा, चंगा अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल सेम। तो चलिए, तो अगला सवाल जो है बेटा, तो यहां पर जो आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं, ऑन प्लूटो वेयर एवरीथिंग इज फ्रोजन एस्ट्रोनॉट्स डिस्कवर्ड टू फॉर्म्स ऑफ ब्यूटेन, गॉश एंड एंटी। ठीक है ना, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं बेटा कि प्लूटो एक जैसे अगर हम प्लेनेट बोले तो वहां पर हर एक चीज क्या हो जाती है बेटा, फ्रोजन हो जाती है। तो एस्ट्रोनॉट ने डिस्कवर किया दो फॉर्म ब्यूटेन के, एक गॉश और एक क्या बेटा, एंटी। तो उन्होंने अब देखिए क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग दैट देयर आर नो रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड विच स्टेटमेंट अबाउट टू फॉर्म इज करेक्ट। तो चलिए यहां पर क्या बोल रहा है, ब्यूटेन हम लोग बना लेते बेटा, ब्यूटेन के दो फॉर्म वहां पर नजर आ रहे हैं, एक गॉश फॉर्म और एक एंटी फॉर्म। तो ये जैसे है, ये लाइक ये ऐसा हो गया, और यहाँ पे गॉश फॉर्म हम कैसे बनाएंगे बेटा, देखिए ये हो जाएगा CH3H, और गॉश फॉर्म जो हो जाएगा बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा CH3H, और एंटी फॉर्म क्या होगा बेटा, एंटी फॉर्म ये हम CH3H, और ये लाइक अगर हम लोग लाइक ऐसे कर दें, यहां पर हो गया, सॉरी ये हो गया आपका CH3H और ये H। हाँ जी, चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये बोला है एज्यूमिंग दैट देयर आर नो रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड विच स्टेटमेंट अबाउट टू फॉर्म इज करेक्ट। तो बेटा इनमें कौन से जो क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट द टू फॉर्म्स इज करेक्ट, इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर इनेंशियोमर्स। बेटा इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स देखो अब हमको किसके रिगार्डिंग आंसर करना है, ये दो फॉर्म के रिगार्डिंग आंसर करना है। इनेंशियोमर्स जो होते हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, वो भी नॉन सुपर इम्पोसिबल। तो ये नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है क्या, तो ये बेटा ये पहली बात तो ये मिरर इमेज ही नहीं दिख रही, ये फ्रोजन हो चुके हैं ना, तो ये इनेंशियोमर्स तो है नहीं। हालांकि इनेंशियोमर्स के लिए एक और कंडीशन होता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, इनेंशियोमर्स और ऑप्टिकली एक्टिव, ये इनेंशियोमर्स है नहीं। दे आर डायस्टेरियोमर्स, बोल रहा है कि क्या ये डायस्टेरियोमर्स है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है कि ये मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, हमको जैसा कंडीशन बताया ना बेटा उसी हिसाब से हमको आंसर करना है। तो ये मिरर इमेज नहीं है, नॉन मिरर इमेज है, तो इस ऑप्शन पे हम चर्चा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है दे आर मीजो कंपाउंड्स। क्या ये मीजो कंपाउंड है बेटा, मीजो कंपाउंड में ठीक है ना, अगेन क्या होना चाहिए, दो कार्बन के अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, राइट। The Gauss form has two stereogenic center and the anti has only one. Gauss form के पास दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है जबकि एंटी के पास ओनली वन। तो बेटा ऐसा नहीं है, गॉस फॉर्म के पास भी कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है और ना ही एंटी फॉर्म के पास भी कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इनेंशियोमर्स मतलब मिरर इमेज तो है नहीं है, ये गलत हो गया। मीजो कंपाउंड्स ये है नहीं, ये गलत हो गया। गॉस फॉर्म अगर बेटा अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर इसमें अगर दो है तो एंटी के पास भी दो होने चाहिए थे, हालांकि ना इसमें कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना इसमें कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक है ना। तो ये फॉर्म भी क्या बेटा इनकरेक्ट। तो अगर इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अगर करेक्ट लिया जाए तो वो बनता है ऑप्शन नंबर 2, दे आर डायस्टेरियोमर्स। क्यों, क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं है। बेटा देखिए हम लोग बात यहां पर क्यों कर रहे हैं ना, ये फ्रोजन हो चुका है, मतलब अब ये इसमें इंटरचेंज नहीं हो सकता। कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो अब लेकिन हम लोग ये कहानी कहां पे कर रहे हैं बेटा, प्लूटो में कर रहे हैं, यस और नो। तो ये इंटरचेंज हो नहीं रहा है तो आप इसको आइडेंटिकल बोलोगे नहीं। बात समझा पा रहे हो क्या, ये आइडेंटिकल है नहीं, ये फ्रोजन हो चुके हैं। तो अब अगर इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे तो वो रिलेशन किसका निकलेगा बेटा, डायस्टेरियोमर्स का, क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो चार ऑप्शन है उसमें सही ऑप्शन जो होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, Among the structures shown below which has lowest potential energy, बोल रहा है बेटा कि किसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का क्या मतलब बेटा, लोवेस्ट का क्या मतलब है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम क्या, स्टेबिलिटी। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब बेटा, देखो साइक्लोहेक्सेन ये भी है, साइक्लोहेक्सेन 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 साइक्लोहेक्सेन। इसमें साइक्लोहेक्सेन में बेटा 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीनों के तीनों मिथाइल हैं। अब आपको मैंने बोला था कि साइक्लोहेक्सेन में कभी भी कोई भी 3 ग्रुप अगर जुड़े होंगे ना, कभी भी 3 ग्रुप अगर जुड़े होंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि
उनकी स्टेबिलिटी के लिए उन ग्रुप का इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना जरूरी है। तो आप देख पा रहे हैं बेटा कि इसमें दो इक्वेटोरियल है, एक एक्सियल है, ठीक है ना। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो तीनों के तीनों इक्वेटोरियल तो है, पर ये बोट फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है, चेयर फॉर्म। यहां पर ये अगेन बोट फॉर्म, तो बेटा ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर तो होगा नहीं। इन दोनों में से ये दोनों आंसर हो सकते थे, लेकिन इसमें दो इक्वेटोरियल एक एक्सियल, इसमें तीनों के तीनों क्या है बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। ये एक्सियल होता है, ये इक्वेटोरियल होता है, तो तीनों के तीनों क्या बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट है, कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। अगला सवाल, Which of the following is a least stable conformer of cyclic? बेटा कौन सा सबसे कम स्टेबल कन्फर्मर है? तो सबसे कम स्टेबल बेटा आप लोगों ने जो डायग्राम आपने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम साइक्लोसिस में बनाया था, वो कैसे बना था बेटा, लाइक कुछ ऐसा बना था, ये लाइक ये यहां से ये ऊपर से फिर लाइक ऐसा, ये था बेटा चेयर फॉर्म, ये हाफ चेयर, ये ट्विस्ट बोट, ये बोट अगेन ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर और चेयर। तो बेटा जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल ऊपर की तरफ है बेटा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, हाफ चेयर की। तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो यहाँ पे हाफ चेयर कहां पे दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर जो डी है ये हाफ चेयर है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे मिनिमम है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सबसे लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। बेटा ब्यूटेन के स्टीरियो आइसोमर्स बोल रहा है, तो सबसे पहले बेटा ब्यूटेन क्या हो गए, 1 2 3 4, और इसमें सेकंड कार्बन पे भी क्लोरीन और थर्ड कार्बन पे भी हमने लगा दिया क्लोरीन, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। चलिए देखते हैं क्या ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। यस, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, क्योंकि बेटा इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप है, एक H होगा, एक मिथाइल, एक क्लोरीन और एक ये। क्या ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर? यस, इसमें भी 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, तो ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे बेटा, सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये जीआई शो करेगा। नहीं, जीआई का कोई कंडीशन है ही नहीं, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है नहीं। क्या ये ओआई शो करेगा? यस, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में शो करेगा, ठीक है ना। अब कैसे शो करेगा बेटा, चलिए तो अगर हम लोग दो स्टीरियो सेंटर है तो यहाँ पे बेटा ये हो सकता है, ये हो जाएगा आर, ये भी हो जाएगा आर, तो एक बार आर आर बना लो, एक बार क्या बन जाएगा बेटा, एस एस बन जाएगा, और एक बार ये आर एस, ये आर बन जाएगा और ये एस बन जाएगा, इसका आर इसका एस। अच्छा, इसका एस इसका आर जो है वो आर एस के क्या इक्वल होगा, तो मतलब चाहे आर एस ले लो या एस आर ले लो, वो एक ही मतलब है। तो इसके 3 आइसोमर्स बनेंगे, आर एस, एस एस और आर आर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होगा बेटा 3। आपको ये भी पता है, आप लोगों ने इसमें फॉर्मूला भी पढ़ रखा है बेटा, कि अगर जैसे कुछ ऐसे कंपाउंड इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने हैं, तो आप क्या देखते हैं बेटा, टर्मिनल एंड्स देखते हैं। अगर टर्मिनल एंड जो है वो सिमिलर है तो उसके 2 केसेस बनते हैं, कि अगर स्टीरियो सेंटर इवन नंबर पे है कि ऑड नंबर है। मतलब फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप उससे भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत भी निकाल सकते हैं आर आर एस एस, और बेटा दोनों साइड सीएल थे और ये सिमेट्रिकल है, तो या तो आरएस होगा या तो एसआर होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो 3 है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है जिसमें 3 है, ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल क्या, द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय द अबाउट 2 स्ट्रक्चर्स आर। बेटा ये जो है ना, इसके बीच में क्या बोल रहे हैं कि क्या रिलेशन हो सकता है, आइडेंटिकल हो सकता है, कि रेशियोमर्स होता है, सकता है कि डायस्टेरियोमर्स या एपीमर्स। चलिए देखते हैं। तो बेटा इसके लिए हमको क्या करना होता है ना, इसके लिए हमको सबसे पहले आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आईयूपीएसी नंबरिंग करूंगा बेटा, CH3 CHOH CHBr और CH2OH। तो नंबरिंग जो होगा बेटा आईयूपीएसी के ऊपर से नीचे होगी, 1 2 3 4 और यहाँ पर ही 5 होगा, 4 और यहीं पर क्या हो जाएगा बेटा 5 कार्बन हो गए। तो सेकंड कार्बन पर मैं इधर देख लूंगा क्या कॉन्फ़िगरेशन निकल रहा है, इधर भी सेकंड कार्बन पे देख लूंगा। बेटा ये ऑप्टिकल दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, हमको तो यहाँ पर तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नजर आ रहा है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ये, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ये भी ऑप्टिकली एक्टिव ही है बेटा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा नहीं, तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, ये तो नजर आ ही रहा है। चलिए तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे भी नंबरिंग जो होगा वो ये होगा 1 2 3 और 4 और यहीं पे 5। तो चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 CIP के अकॉर्डिंग बेटा नंबर 1 इसको मिलेगा, ये नंबर 1, नीचे नंबर 2, ऊपर नंबर 3। तो ये 1 से 2 एंड 2 से 3 आपको क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है आर, लेकिन नंबर जो 4 है, ये जो 4 है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो रिवर्स ही आंसर हो जाएगा। क्लॉकवाइज आर, लेकिन आंसर हो जाएगा इसका रिवर्स एस। तो 2 पे हमको मिल गया बेटा एस। 3 पे अपन देखते हैं, 3 पे हमको देखते हैं बेटा 3 पे क्या है, तो 3 के लिए निकालते हैं, ये मिटा देते हैं हम लोग। चलिए तो अगेन तो नंबर 1 कौन हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा Br। नंबर 1 क्या हो जाएगा बेटा, ये Br हो जाएगा।
नंबर 2 ऊपर के नीचे ऊपर हो जाएगा नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो 1 से हम 2 जाएंगे और 2 से चले जाएंगे बेटा 3। तो ये क्या दिख रहा है आपको, अगेन आर दिख रहा है, क्लॉकवाइज मतलब आर, लेकिन आंसर फिर से रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो आर का रिवर्स हो जाएगा एस, तो ये 2s 3s है। चलिए देखते हैं ये क्या निकल के आ रहा है नंबर 2 पे। नंबर 2 पे क्या निकलेगा बेटा, ये 1 ये 2 ये 3, 1 से 2 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज जनरल केस लगेगा बेटा 2s क्योंकि हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे है, और 3 पे अपन देखते हैं तो ये नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 2 ऊपर होगा 1 से 2 और 2 से 3, तो ये 1 हो गया बेटा, नंबर 2 ऊपर होगा और ये 3, 1 से 2 2 से 3, तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब आर, और आर का रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि एच क्या है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो एस, तो ये रिवर्स एस हो जाएगा, तो ये 2s 3s, तो ये भी 2s 3s, ये भी 2s 3s, सब कुछ सेम था इसका। तो यहां पर ये दोनों के दोनों क्या है बेटा आइडेंटिकल, मतलब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, ये दोनों आपस में क्या है बेटा आइडेंटिकल, लग नहीं रहा है पर है ये आइडेंटिकल। चलिए नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप। ठीक है बेटा, इसमें सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग जो बोल रहा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सीआईपी क्लासिफिकेशन करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखिए तो सबसे पहले सीआईपी रूल क्या कहता है कि फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा ये एस सल्फर है, तो इसका तो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा बेटा, SCH3 इसका सबसे ज्यादा सल्फर। फिर इसके बाद फिर नाइट्रोजन की आएगी प्रायोरिटी, अगर हम इसके बाद देखेंगे नाइट्रोजन NO2 की प्रायोरिटी आएगी। और फिर अगर हम लोग देखें तो C ट्रिपल बॉन्ड H, C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH2 C6H5 बेटा इसके बाद आएगा C, क्योंकि इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये कार्बन इस कार्बन से तीन बार सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा, और इसका जो मतलब ये क्या है बेटा, ये कार्बन जो है ना, ये जो है ठीक है, ये C6H6 मतलब ये बेंजीन बना रहा है, तो बेंजीन बना रहा है, तो ये कार्बन इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है बेटा, ये CH2, तो यहाँ पर एक कार्बन, तो यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन दोनों का सेम है, सेकंड मेंबर क्या कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसमें तीनों कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसमें तीनों कार्बन है, तो इसके बाद की प्रायोरिटी आएगी बेटा इसकी, तो ये सबसे लिस्ट प्रायर है, तो सबसे लिस्ट प्रायर जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा CH2 C6H5 ये। तो अब हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमको किन से ऑर्डर में बनाना है, बोल रहे हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग जो होगा उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब 4 से ज्यादा होगा 3 से ज्यादा होगा 2 से ज्यादा होगा 1। ठीक है, तो आंसर क्या दिख रहा है बेटा ऑप्शन नंबर बी 4 3 4, ये हो जाएगा 4 3 2 और ये 1, ये इंक्रीजिंग। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन इंक्रीजिंग पूछा है तो इंक्रीजिंग में बताना है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल, द कॉन्फ़िगरेशन एट C2 एंड C3 ऑफ द कंपाउंड गिवन। तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा बेटा, C2 कौन सा है, IUPAC नंबरिंग ऊपर से होगी 1 2 3 4, तो 2 पे देखो 1 2 3 बेटा इसको नंबर 1 देंगे, इस कार्बन से 1 2 3, तो ये 1 से 2 एंड 2 से 3, आपको क्या मिल रहा है क्लॉकवाइज मतलब R, लेकिन रिवर्स दी आंसर हो जाएगा H क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये S निकलेगा, तो ये 2 पे है S, और 3 पे अगर हम लोग देखें तो ये 1 फिर ऊपर जाएगा 2 और नीचे जाएगा 3, 1 से 2 2 से 3, अगेन 1 से 2 2 से 3, फिर से आपको क्या मिल रहा है बेटा क्लॉकवाइज 1 2 3। आप इसको ओपन करके भी कर सकते हैं, जैसे आप ये क्लोरीन है, फर्स्ट कार्बन को बता रहा हूं मैं, ये इसमें क्लोरीन है, इसमें H है, इसमें CH3 है, और नीचे क्या क्या है बेटा ये कार्बन H C2H5 और ये Cl। अब आप इसमें नंबरिंग देंगे, इस कार्बन के अकॉर्डिंग इस कार्बन जुड़े हुए चारों ग्रुप को नंबरिंग देंगे, ये नंबर 1 मिलेगा, नंबर 2 नीचे ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात, दोनों का फर्स्ट हम कार्बन कॉमन है, सेकंड एटम 3 हाइड्रोजन है, इसमें क्लोरीन कार्बन और हाइड्रोजन है, तो सेकंड ये मिल जाएगा, थर्ड ये मिल जाएगा, और ये फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो रिवर्स दी आंसर होना चाहिए, 1 से 2 2 से 3, तो देखो क्लॉकवाइज मतलब R के रिवर्स S, तो इसलिए आए 2S। अब नीचे वाले कार्बन पे आ गए ना, आप देखेंगे बेटा नीचे वाले कार्बन पर क्या है, इधर Cl है, इधर H है, ऊपर C में क्या है, एक Cl है, एक CH3 है और एक H है, और इधर क्या है बेटा C2H5 है। तो चलो नंबर 1 किसको दूंगा, ये नंबर 1, नंबर 2 ऊपर के नीचे ऊपर ही जाएगा, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है, नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन में, अगेन रिवर्स करेंगे आंसर, तो ये 1 से 2 2 से 3, अगेन क्लॉकवाइज जा रहा है बेटा, क्लॉकवाइज मतलब R का रिवर्स S, तो यहाँ पे S, तो ये 3S होगा, मतलब 2S 3S है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया है, सिंपल है। नेक्स्ट, among this the following amino acid the R enantiomer is represented by, बेटा इनमें से कौन R है, चलिए देखते हैं इनमें से कौन R है।
अगर मैं ऑप्शन नंबर ए देखूं तो बेटा NH2 ये नंबर 1 मिलेगा, इसको 1, ये 2 मिलेगा, ये 3 मिलेगा। तो ये 1 से 2, 2 से 3, बेटा ये जनरल केस बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये एस है। इसको देखते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये 1 से 2, 2 से 3। एंटी क्लॉकवाइज बेटा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, लेकिन नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो आंसर रिवर्स करेंगे तो एस का रिवर्स हो जाएगा आर। तो आर कॉन्फ़िगरेशन जो है ना बेटा वो यही है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आर होगा। बाकी चेक करेंगे बेटा 1 2 3, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, 1 से 2, 2 से 3, ये आर का रिवर्स हो जाएगा, इसका भी एस है, 1 2 3, तो ये तो बेटा जनरल केस बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज ये भी एस है, तो एकमात्र ऑप्शन बी है जिसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, राइट। चलिए, Which dimethyl cyclobutane is optically active? कौन सा डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन जो है बेटा वो ऑप्टिकली एक्टिव है? चलिए, तो साइक्लोब्यूटेन लिख लेते हैं बेटा, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। अब डाइमिथाइल बोला है, तो डाइमिथाइल ट्रांस 1 2 बोला है, तो बेटा ये ट्रांस 1 2 डाइमिथाइल, 1 पे और 2, तो बेटा मुझे तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ही ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। ट्रांस 1 2, 1 2 समझ रहे हो क्या? जो दो मिथाइल है ना उसका एड्रेस यहाँ पर बताया हुआ है 1 2, तो 1 2 पे बेटा इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेकिन चेक कर लेते हैं सिस 1 2 की बात करें तो सिस 1 2 क्या हो जाएगा बेटा, ये साइक्लोब्यूटेन में ये मिथाइल और ये मिथाइल हो गया, हाँ जी, तो यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, ये ऑप्शन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ट्रांस 1 3 की बात करें बेटा, तो ट्रांस 1 3 क्या होगा, ये 1 3 जो होगा ना, ये अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो 1 2 3 इसको मैं 3 मानूंगा, तो ट्रांस है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा क्या? यस, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सिस 1 3 की अगर मैं बात करूं, सिस 1 3, तो बेटा सिस 1 3 में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। ये अगर मैं इसको लाइक ये ऐसा लूं, ये सिस हो गया, तो इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ जी, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो बेटा आंसर इज ए, वही ऑप्टिकली एक्टिव है। अगला सवाल क्या बोलता है, हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड? बेटा किसमें हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है बेटा, इसके कितने स्टीरियोआइसोमर्स हो सकते हैं देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये एक स्टीरियो सेंटर दिख रहा है बेटा, ये कार्बन और ये कार्बन जो है ना, ये कार्बन और ये कार्बन जो है, इसमें 2 डिफरेंट ग्रुप है, इसमें भी 2 डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है, ये एक स्टीरियो सेंटर हो गया, ठीक है, ये कैरल कार्बन ये एक स्टीरियो सेंटर हो गया, और ये भी एक स्टीरियो सेंटर है GI के लिए, ठीक है। चलो अब सबसे पहले मुझे बताओ, क्या ये क्या सिमिलर एंड्स है कि डिसिमिलर एंड्स है? तो बेटा आप इधर से नंबरिंग करो और इधर से नंबरिंग करो, सेम नंबर पे अगर सेम ग्रुप अगर आपको मिलते हैं, सेम स्टीरियो सेंटर मिलते हैं, तो वो क्या होगा, सिमिलर एंड्स होगा। तो चलिए बेटा मैं नंबरिंग करता हूं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 5। नंबरिंग इधर से भी कर लेता हूं बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। देखिए मुझे क्या क्या मिला, 1 3 और 4 मिला, यहाँ पे भी 1 और 3 और 4 मिला, मतलब ये क्या है, दिख भी रहा था पहले से ही वो आइडेंटिकल ग्रुप है। अगर आइडेंटिकल ग्रुप है मतलब सिमिलर ग्रुप है, तो यहां पर जो क्या मिल रहा है मुझे बेटा, जो स्टीरियो सेंटर वो कितने मिल रहे हैं, 3 स्टीरियो सेंटर मिल रहे हैं मुझे, 3, 1 2 और 3। तो यहां पर अगर सिमिलर एंड्स है, तो अगर n ऑड नंबर में होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता, टू द पावर n-1। तो स्टीरियो सेंटर 3 है बेटा, ठीक है, तो यहां पर टू दी पावर 3 - 1 इज इक्वल टू टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसका जो आंसर है वो क्या है बेटा, 4, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? पहला ही ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है बेटा, यहां पर एक डबल बॉन्ड है, इस पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, एक इथाइल और एक H, पर इसमें दोनों सेम ग्रुप है, ये GI शो नहीं करेगा, ये वाला GI शो नहीं करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही लग रहा है मुझे। आगे देखते हैं हम लोग, यहां पर 2 डिफरेंट ग्रुप, यहां पर भी 2 डिफरेंट ग्रुप, इसमें भी 2 डिफरेंट ग्रुप, इसमें भी 2 डिफरेंट ग्रुप, इसमें भी 2 डिफरेंट ग्रुप इथाइल और H, इसमें भी 2 डिफरेंट ग्रुप इथाइल और H, मतलब एकमात्र यही है जो GI शो नहीं करेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड 1-bromo-3-chlorocyclobutane, बेटा अगेन 1-bromo-3-chloro 1 और 3 पे लगाया गया है, 1-bromo-3-chlorocyclobutane, बेटा यहां पर है ब्रोमो और यहां पर है क्लोरो, इसके टोटल स्टीरियोआइसोमर्स बताओ बोला है। तो आप देखिए यहां पर अगर सबसे देखिए तो GI तो हो रहा है, तो GI हो रहा है बेटा, तो इसका सिस ट्रांस बन जाएगा, तो सिस ट्रांस पहले बना दो बेटा, ये दोनों, ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन को आप इसमें रख दो, हाँ जी,
ये H हो जाएगा, ये H और ये भी H। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो इसका सिस स्ट्रक्चर हो गया, एक हो गया सिस स्ट्रक्चर, और एक बना लेते हैं बेटा ट्रांस स्ट्रक्चर। ट्रांस स्ट्रक्चर मैं इधर बना लेता हूं, तो ये जो हो जाएगा ट्रांस स्ट्रक्चर, यहां पर ब्रोमीन को ना अबव द प्लेन ले लो, H को बिलो द प्लेन ले लो, और एक बार H को क्या कर लो बेटा अबव द प्लेन ले लो, और Cl को बिलो द प्लेन ले लो, लाइक ऐसा। चलिए, तो पहले तो इसके दो स्ट्रक्चर तो सिस और ट्रांस वाले बन गए, सिस और ट्रांस। चलिए अब देख लें कि यार ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहे कि नहीं बन रहे। बेटा मुझे बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? तो यस, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। बेटा ब्रोमीन को आप यहां से काटोगे, ब्रोमीन भी कटेगा और क्लोरीन भी कटेगा और बराबर बराबर बढ़ जाएगा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा बेटा? यही है, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ब्रोमीन भी कटेगा, 4 कार्बन भी कटेंगे, देखो लाइक ऐसा, ये 4 कार्बन हो गए, ब्लोरीन ऊपर रखो तो ब्रोमीन कट गया, ये ब्रोमीन कट गया, फिर 4 रिंग है कार्बन के, वो भी रिंग कट गया, और एक क्लोरीन अगेन ऊपर है तो ये भी कट जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल रहा है ना, लाइक ऐसा। यहां पर अगर ट्रांसफॉर्म में बात करें तो ट्रांसफॉर्म में भी यही वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, यही ब्रोमीन कटेगा, रिंग भी कटेगा और क्लोरीन भी कटेगा, मतलब इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मतलब दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब दो ही फॉर्म बने बेटा, सिस का भी एक फॉर्म बनेगा और ट्रांस का भी बेटा आपको एक ही फॉर्म मिलेगा। कहने का मतलब इसका आंसर क्या है? 2 1 ब्रोमो 3 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन जो है वो क्या है, उसके आइसोमर्स कितने बनेंगे बेटा? स्टीरियो आइसोमर्स सिर्फ 2। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। बेटा अब साइक्लोहेक्सेन बोला है और 1,3 बोला है, तो 1 पे भी क्लोरो और 3 पे भी क्लोरो, 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। चलो अब देखते हैं इसका। तो अगेन बेटा ये सिस ट्रांस तो शो करेगा ही, तो सिस ट्रांस शो करेगा तो बना लो एक बार। तो ये जैसे एक बार दोनों को सिस पे रख दो बेटा, और एक बार दोनों को ट्रांस पे रख दो। हाँ जी, तो 2 आइसोमर्स बन गए इसके, एक सिस और एक ट्रांस। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो बेटा ओनली सिस का एक ही बनेगा। हाँ जी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ट्रांस के कितने बन जाएंगे बेटा? 2। ट्रांस कितने बन जाएंगे? 2। 2 कौन से? एक डी और एक एल, तो ट्रांस के 2 सिस के 1, मतलब आंसर इज 3, ऑप्शन नंबर सी। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड 1,4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। बेटा अगेन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ दिस 1,4 डाइक्लोरो बोल रहा है, 1,4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। बेटा वही दिक्कत अगेन क्या कि ये सिस बनेगा और ट्रांस बनेगा, सिस और ट्रांस। सिस में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा और ट्रांस में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि अपोजिट है और बेटा इवन नंबर के कार्बन हो गए, तो इसमें दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। मतलब इसका अगेन आंसर 2 होने वाले, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो आंसर फिर से क्या मिलने वाला है आपको? 2 ही मिलने वाला है। सिस में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, सिस क्या हो जाएगा बेटा? ऐसा, यस और नो? तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ट्रांस क्या होगा? एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसी मिलेगी, यस और नो? चाहे अब ऐसे ले लो, सीएल, ये सीएल कटेगा, रिंग भी कटेगा और ये भी क्लोरीन भी कटेगा, तो दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक सिस और एक ट्रांस मिल जाएगा, आंसर है 2। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड 2,4 डाइक्लोरो हेप्टेन बोला है बेटा। अब देखो हेप्टेन मतलब ये ऑड नंबर का कार्बन हो गया, हेप्टेन। ये ऐसा देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन हो गए, 2 और 4। अगर मैं इसको 2 देता हूं तो इसको 4 देता हूं बेटा, यस और नो? 1 2 3 4, तो ये 2, इसमें क्लोरीन और इसमें क्लोरीन। देखो इसमें जो है ना, इसमें क्या है, सिस फॉर्म में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, पर ट्रांस फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। कैसे? आप देखो, जैसे आप ये बना रहे हो, तो यहां पर बेटा सिस फॉर्म क्या हो जाएगा? ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, हाँ जी, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप ये क्लोरीन, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा? यहां से ऐसा, ये भी कार्बन था ना, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया। देखो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गए, दोनों इक्वल मिरर इमेज, लेकिन तो इसका सिस फॉर्म एक ही बनेगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। पर ट्रांसफॉर्म जो है बेटा, ट्रांसफॉर्म इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालोगे? आप ऐसे भी निकाल नहीं सकते, ऐसे निकालोगे, अगर आप ऐसे निकालने की कोशिश करोगे तो यहां पर क्या ऐसे निकालोगे तो बेटा इधर 2 कार्बन, लेकिन इधर 3 कार्बन है, 1 2 3, 2 कार्बन और इधर 3 कार्बन, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा नहीं, ठीक है ना? ये होगा नहीं तो कोई और, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं। तो ट्रांसफॉर्म जो होंगे ना, ये 2 मिलेंगे, एक डेक्स्ट्रो एक लिवो, तो ये 2
और ये एक, दो और एक तीन, मतलब आंसर जो है बेटा वो सी है। ठीक है, चलिए। विच कन्फर्मर ऑफ अबव कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा जो कन्फर्मर है वो मोस्ट स्टेबल है। कंसिडर कन्फर्मर्स अक्रॉस C2C3। तो बेटा देखो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, C2C3 है, तो इस देखो यहां पर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन है और ये इसके साथ क्या करेगा बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस और नो। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उसका गॉस फॉर्म जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। जनरली एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, पर जहां पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर मैंने बनाया ये हो गया OH, और अगर मैंने, ठीक है ना, ये सेकंड कार्बन ले लिया बेटा, सॉरी ये थर्ड कार्बन ले लिया, थर्ड कार्बन है, सेकंड कार्बन बेटा पीछे हो जाएगा, सेकंड कार्बन पीछे हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2H, ये H और ये H और ये CHO, तो ये C डबल बॉन्ड OH, तो यहां पर क्या होगा बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉस फॉर्म जो होता है मोर स्टेबल होता है, जनरली एंटी फॉर्म स्टेबल होते हैं, पर यहां पर गॉस फॉर्म, तो ये आंसर हो जाएगा बी, गॉस। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा कंपाउंड जो GI शो करेगा। इस कार्बन में दो सेम ग्रुप है बेटा, ये कभी नहीं करेगा। इस कार्बन पे भी दो सेम ग्रुप है, हालांकि इधर भी सेम थे, ठीक है, और रिंग में दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तो रिंग के अलोंग भी नहीं कर रहा है, ये भी GI शो नहीं करेगा, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं, ये इथाइल इथाइल, तो इधर डिफरेंट है पर इधर सेम है, ये भी GI शो नहीं करेगा, मतलब तीन नहीं करेगा, मतलब चौथा ही आंसर होगा। कैसे, चलिए इसमें सेम ग्रुप है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अलोंग तो नहीं करेगा, पर रिंग में देखें एक मिथाइल है तो दूसरा H होगा, एक मिथाइल तो दूसरा H होगा, मतलब रिंग के अलोंग ये GI शो कर रहा है, मतलब ऑप्शन जो डी है वो होगा करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फाउंड बाय द गिवन कंपाउंड इज, बेटा ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले टेस्ट में किया हुआ है कि इसमें कितने आपको स्टीरियोआइसोमर्स मिलेंगे, तीनों के तीनों बाहर रखो, एक बनेगा, एक बाहर और दो अंदर कर दो, मतलब आंसर है इसके दो। इस बेटा ये जो है ना, ये तीनों के तीनों बाहर कर दो, ठीक, ये तीनों के तीनों क्या कर दो बेटा, बाहर, ठीक है। अब इसमें से तीनों बाहर हो गए तो एक बन गया, और फिर क्या बेटा, फिर किसी एक को अंदर कर दो और दो को बाहर कर दो, लाइक ऐसा, ये हो गया। अब देखो इतना करने के बाद, अब देखो कोई ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, तो बेटा इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो जब दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो बेटा एक एक बनेंगे, आंसर ए, तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर ए, 2। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बेटा अगेंस्ट ये जो केस है वो सिमिलर एंड्स का है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करने पे सेम नंबर सेम पोजीशन पर स्टीरियो सेंटर आ रहे हैं, तो और स्टीरियो सेंटर कितने बेटा, दो हैं, हाँ जी। आप वैसे भी निकाल सकते थे, सिस सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस, आंसर 3 आना है, फॉर्मूला में भी पुट करो तब भी वही आंसर आना है, टू द पावर n-1 प्लस टू द पावर n/2-1, आप वैल्यू पुट करोगे बेटा आपको आंसर 3 मिलेगा, ठीक है, n की वैल्यू आप 2 पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। Which of the following pairs of compounds are functional isomers, बेटा कौन इसमें से फंक्शनल आइसोमर्स है। सबसे पहले आइसोमर्स मैं कहता हूं हमेशा कि आप चेक कर लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है नहीं, चलिए देखते जाते हैं कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, इधर 1 2 और 3 कार्बन, बेटा 3 कार्बन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है भाई, आइसोमर ही नहीं है। यहां पर देखते हैं 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन 4 कार्बन, एक ऑप्शन DU1 यस, ठीक है। अब ये एक एल्डिहाइड है, ये कीटोन, यस, आंसर बी इज फंक्शनल आइसोमर्स। बाकी चेक कर लो बेटा, DU1 यहां पर दिख रहा है 5 बॉन्ड है, यहां पे DU0, यहां पर अगर हम लोग देखें बेटा तो ऑक्सीजन की इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन, बेटा ये तो आइडेंटिकल है, तो ये तो आइसोमर भी नहीं हुआ, जो आइडेंटिकल वो आइसोमर्स कैसे होगा, तो अगेन ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो चलिए, तो इस तरीके से ये जो हमारा टेस्ट नंबर 6 आइसोमर का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग टेस्ट नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।